और आसान सब्जेक्ट है, बेशक फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। हाँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम पढ़ोगे तो पास करना आसान है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड या थर्ड टाइम। देखते हैं जी आज की ओरिएंटेशन कि हमारा प्लान है क्या, हम किस तरह टेक्स्ट को लेके चलेंगे और क्या इस फास्ट ट्रैक में टेक्स्ट पास करना पॉसिबल है भी कि नहीं, और कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में गाइडेंस देंगे कि सब्जेक्ट है क्या, क्या इसकी नेचर है और किस तरह से हमें इसको लेके जाना पड़ेगा, सारा डिस्कस करते हैं आज कि इस सब्जेक्ट के डिफिकल्टीज़ क्या हैं। और फिर कल से जो है हम प्रॉपर अपना पहला एरिया सेल्स टैक्स जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो गालिबन देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। अभी जो रिसेंट रिज़ल्ट आए हैं ना कैफ के, मैं पहले आपसे वो शेयर करता हूँ कि टेक्स्ट के पेपर में अराउंड 7,000 बच्चा अपेयर हुआ था, 6,953 बच्चा, और तकरीबन 2280 बच्चा, एक कम 80 बच्चा क्या हुआ है, पास हुआ है। इट मीन्स अराउंड ये 32-33% टेक्स्ट का पासिंग रेशो आ रही है। तो अगर आप गौर करेंगे ना, नंबर 1 जो सबसे नीचे आता है वह फेयर 1 है, टॉप करते हैं नीचे से, उसके साथ कौन खड़ा होता है, टैक्स। मतलब इस दफ़ा सबसे गंदा रिजल्ट R1 का, और नंबर 2 पे जिसका सबसे गंदा रिजल्ट आया था वो किसका था, टैक्स का था। इसके रीज़न्स क्या हैं ज़रा उनको भी डिस्कस आउट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है और क्या नहीं। अभी अक्सर जब बच्चे पेपर पकड़ते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो देखते हैं कि हम कितने पेपर लेके चले, क्या ये पेपर पास करना हमारे लिए पॉसिबल है कि नहीं है, उसको देखें। कितने पेपर दे रहे हो? 3 दे रहा हूँ। एक क्यों दे रहे हो? पहले अटेम्प्ट है। तो दो साथ लौका का पकड़ लो। मैंने भाई से डिस्कस किया था, वो पिपा का उसमें टच पड़ा तो कहता है मुश्किल है। देखिए ये 3 अटेम्प्टों के स्टैट्स हैं आपके पास। ऑटम 23 में 1761 बच्चों ने कैफ क्वालिफाई किया, स्प्रिंग 24 में 1734 बच्चों ने कैफ क्वालिफाई किया, और ऑटम 24 में 1878 बच्चों ने कैफ क्वालिफाई किया। तो नंबर ऑफ क्वालिफाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर जिन बच्चों के 4 पेपर पास हुए थे, ऑटम 23 में 117 थे, स्प्रिंग 22 में 154 थे, इंक्रीज़ हुआ, और अब कितने हैं, 218। तो 4 पेपर पास करें मतलब थोड़े बच्चे तो नहीं है। चलें, अभी 4 पेपर तो उनके पास हुए होंगे ना जिन्होंने 4 दिए हैं और 4 ही पास किए हैं। कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 4 पेपर दिए होंगे और 3 पास किए होंगे? कितनी तादाद होगी? तो जिन बच्चों के 3 पेपर पास हुए हैं ऑटम 23 में वो 1277 बच्चे थे, स्प्रिंग 24 में 1631 हुए, और अब कितने हैं, तकरीबन 1700 बच्चे का 3 पेपर पास हुए। तो इसका मतलब आप देखें 3 पेपर पास करने वाले अवाम की ऑडियंस कम थोड़ी है, अच्छी खासी ऑडियंस है जो क्या कर रही है, 3 पेपर में अपेयर हो रही है। अब आते हैं 2 पेपर्स की तरफ। ऑटम 23 में 2881 बच्चा, स्प्रिंग 24 में 2962 बच्चा, और अभी 2843 बच्चे के 2 पेपर पास हुए हैं। क्यों, सारे तो यहाँ फॉल कर रहे हैं 3 पेपरों वालों में। और एक पेपर कितने बच्चों का पास हुआ है इस दफ़ा, 5429 बच्चों का। तो ये स्टैट्स आपसे इसलिए शो कर रहा हूँ कि अगर आपने अपने पेपर डिसाइड करने हैं 2, 3 या 4, ये आपके सामने है कि आपके स्टैट्स पिछले 3 अटैम्प्टों के शो कर रहे हैं कि ऑन एवरेज एज ऑफ टुडे 3 पेपर्स पास करने वाले बच्चों की रेशो में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है, सबसे ज़्यादा। तो एटलीस्ट आपको 2 पेपर तो मिनिमम इस अटैम्प्ट में देने ही चाहिए जब आप इसको परस्यू कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं कि आपको पता होगा कि ये सब्जेक्ट का नाम क्या है, टैक्स। कैफ में हमारे टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, उन 8 में सबसे यूनिक सब्जेक्ट जो है ना वो कौन सा है, टैक्स है। देखिए आप 8 सब्जेक्ट में आएंगे, या तो कुछ सब्जेक्ट आपके न्यूमेरिकल है, या कोई सब्जेक्ट क्या है आपके थ्योरेटिकल है। आप FR1 की बात करते हैं, पूरा सब्जेक्ट कौन सा है आपका, न्यूमेरिकल है, आपने सॉल्व करना है। आप लॉ की बात करते हैं, पूरा सब्जेक्ट आपका क्या है, थ्योरेटिकल बेस है, लिख लिख के बंदा पागल हो जाता है, फिर भी फेल हो जाते हैं। फिर CMA की बात करते हैं, सब्जेक्ट पूरा कौन सा आपका, न्यूमेरिकल बेस्ड है। R2 पे आएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड। C लॉ पे जाएंगे, थ्योरेटिकल। ऑडिट जाएंगे, थ्योरेटिकल। या तो सब्जेक्ट आपका प्योर थ्योरेटिकल चलता है, या आपका सब्जेक्ट क्या है, प्योर न्यूमेरिकल है। ये मनहूस बीच वाला है, ये आधा न्यूमेरिकल है और आधा क्या है, थ्योरेटिकल है।
तो अभी देखते हैं इसकी डिवीज़न है क्या और कितने मार्क्स का इसमें से पेपर आता है, वो भी ज़रा हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं। मैं ज़रा आपका पास पेपर मंगवा लूँ एक, किधर गया है। अब टेक्स्ट की हम सिलेबस की बात करें तो देखें, इस पेपर के बारे में ना बहुत मिथ्स जो हैं फेमस उसने की हुई हैं लोगों ने, कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है, पास नहीं होता, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, या रट्टे मारने पड़ते हैं। अभी पास पेपर आता है, आप सबको देता हूँ, आप सब ने देखना है कि सब्जेक्ट के इन रियल चीज़ें क्या हैं और मिथ्स क्या हैं। आप पीआरसी करके आए हैं, आई पढ़ी हुई है, इकोनॉमिक्स पास है। अब देखेंगे हमारा जो एक ग्रिड है, जो हमारा पहला ग्रिड है, जिसकी वेटेज कितनी है, 5 से 10 नंबर की है। इसमें सारी वही बातें हैं जो आप I2B में और इकोनॉमिक्स में पढ़ के आ चुके होंगे, कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस किसे कहते हैं, टैक्सेस का यूज़ एज डेवलपमेंट पर्पस में क्या है, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन वगैरह क्या होते हैं, ये सारे आप पढ़ के आ चुके होंगे। वहाँ पे आपने MCQs बेस पढ़े होते हैं, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, थ्योरेटिकल बेस लिखना होगा, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वही है जो आप पढ़ के आए होते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो पहला एरिया है वो ग्रिड 1 है, जिसमें 3 चैप्टर्स होंगे, एक सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा एथिक्स। इसकी वेटेज 5 से 10 नंबर की है। ICAP में हमेशा इसमें से अराउंड 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आता ही आता है। फिर जो हमारे सिलेबस का सेकंड बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा, वो इनकम टैक्स के बारे में है, जो तकरीबन 60 से 70 मार्क्स का सिलेबस में आता है। और थर्ड हमारे पास एरिया कौन सा है, हमारा सेल्स टैक्स का है, जिसमें से पेपर आपका 20 से 30 नंबर का आना ही आना है। ऑन एवरेज इसमें से 28 मार्क्स का पेपर पूछता है, इसमें से 8 नंबर का पेपर ऑन एवरेज आ रहा है, और तकरीबन 60 से 65 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका इनकम टैक्स में से एग्जामिनर पूछ रहा होता है। ये उसकी पेपर की बड़ी क्लियर डिवीजन है। जो उसने यहाँ पे ग्रिड गिवन कर दिया है वो कभी भी इससे डेविएट नहीं करता, वो इसको क्या करता है, रिलीजियसली फॉलो कर रहा होता है, वो कभी भी अपने ग्रिड को बाईपास नहीं करेगा। अगर हम अपने एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की बात करें, वो कुछ इस तरह सा है कि आपको पेपर में अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस जो हैं आपको ICAP के एग्ज़ाम में मिलेंगे, टेक्स्ट के पेपर में, जो 3 घंटे में आपने सॉल्व करने होंगे। इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपका होगा ग्रिड A में से, जो आप बेसिक्स आप PRC में पढ़ के आ चुके हैं, जो बेसिक्स आप PRC में पढ़ के आ चुके हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या होते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन आएगा 2 पार्ट्स में, पार्ट A में और पार्ट B में। ये तकरीबन आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये होगा, और ये हमेशा पेपर का लास्ट क्वेश्चन होता है। जो सबसे आखिरी सवाल है एग्जामिनर वो हमेशा यही पूछता है। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके आएंगे सेल्स टैक्स वाले एरिया में से, जिसमें से एक आपको क्वेश्चन जो होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा, और एक क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट्स होंगे, पार्ट A, B और C। ये न्यूमेरिकल गालिबन आपको कोई 16 मार्क्स तक का पूछेगा, और ये जो है वो आपसे कोई 9 नंबर तक की थ्योरी पूछ रहा होगा, और ये कंफर्म जो है आपके यही एरिया होंगे। ये तकरीबन आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन होता है, और ये आपका थर्ड लास्ट क्वेश्चन होगा, पार्ट में पूछेगा। बाकी जो 5 क्वेश्चन हैं तकरीबन वो एग्जामिनर ने किससे पूछने हैं, आपके इनकम टैक्स में से पूछने हैं। किस में से पूछने हैं उसने, इनकम टैक्स में से। अब इन 5 क्वेश्चन में से ये एक फॉर श्योर है, 2 उसने न्यूमेरिकल आपने पूछने हैं, और 3 उसने आपसे क्या पूछने हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो पूछने ही पूछने हैं। और जो 2 न्यूमेरिकल होंगे वो तकरीबन 35 नंबर के एग्जामिनर भाई साहब जो हैं पूछ रहे होंगे। तो ये आपके पेपर की एक क्लियर डिवीज़न है कि उसने न्यूमेरिकल भी इतने मार्क्स का पूछना है और थ्योरेटिकल भी इतने मार्क्स से पूछने हैं। तो 35 यहाँ पे हो जाता है, 16 यहाँ पे, तो कितने होते हैं, 35 जमा 16 कितने हो गए,
51। और एक आपको और सवाल आएगा, तकरीबन आपको 60 मार्क्स का पेपर जो है ना एटलीस्ट वो न्यूमेरिकल बेस्ड मिलेगा, और 40 मार्क्स का मैक्सिमम जो है पेपर में क्या आएगी आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे होंगे। तो जहाँ पे ये न्यूमेरिकली आपको तैयार करना पड़ेगा वहाँ पे ही आपको थ्योरेटिकली भी इसको तैयार करना पड़ेगा। तो ये वो पेपर नहीं है कि एक चीज़ कर ली एक चीज़ रह गई तो पेपर पास हो जाएगा, नहीं, आपको दोनों एंड से क्या करना पड़ेगा, इसको लेकर चलना पड़ेगा। अब पेपर में हमें पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 50 मार्क्स। सिर्फ 50 नंबर की गेम है, और ये 50 में नहीं आते। आप लोगों के मैट्रिक इंटर में कितने कितने मार्क्स आते रहे 100 में से? 95%। और अब देखिए 50 नहीं आते। तो क्या हुआ, जितना आप लोग एफएससी वगैरह में पढ़ते थे उतना नहीं सीए में पढ़ते आप लोग, ये तो कंफर्म है। अगर आपको अपनी एफएससी की तैयारी याद हो, एग्ज़ाम वीक में कितना पढ़ते थे, एग्ज़ाम डेज में आखिरी महीने में रातें जागते थे, लिख लिख के रजिस्टर भर देते थे, मैथ्स के सवाल कर रहे हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, और पता नहीं बायो में क्या कुछ लिख रहे होते थे, फाइलम्स पूरे के पूरे याद करते थे, ड्राइंग्स बना रहे हैं, केमिस्ट्री की इक्वेशंस लिख लिख के ड्राइव करके दिमाग ख़राब हुआ था। ख़ास तौर पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2, उसके कभी भी वो इक्वेशन बैलेंस ही नहीं होती थी, कर करके दिमाग ख़राब। उससे कम पढ़ना पड़ता सी है, लेकिन हम उतना भी नहीं पढ़ रहे होते। अब देखिए गेम कितने की है, 50 नंबर की है। मैं आपको डे 1 पे बता देता हूँ कि हमने उसी तरह से क्या करना है, अपना पेपर को लेके चलना है और हमने तैयार करना है। देखिए अभी ये ग्रिड की बात हुई है, फॉर श्योर इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आना है आपके? 20 से 30 मार्क्स का। सेल्स टैक्स में से एवरेज पेपर जो है उसका ऑफिशियल ग्रेड तो है वो 30 नंबर का है, लेकिन आपको एवरेज आउट कर लेता हूँ, 28 नंबर का पेपर आना ही आना है। इसके बगैर पेपर कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। मतलब ये 3 सवाल जो हैं वो आपको सेल्स टैक्स में से मिलने ही मिलने हैं। डन। ये आपको आज आपका टैक्स शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन आपको डे 1 पे पता है कि जब आप आई कैप में मार्च में जाएंगे या सितंबर में जाएंगे पेपर देने के लिए, जैसे आपको पेपर दिया जाएगा तो एक सवाल न्यूमेरिकल होगा सेल्स टैक्स में से, दूसरा कौन सा होगा, थ्योरेटिकल, और ये दोनों कितने मार्क्स से होंगे, कम से कम 28, ये 28 से 30 मार्क्स के आने हैं। ये क्लियर है। फिर एक आपका ग्रेड ए है जिसमें से आपको पता है कि एग्जामिनर हमेशा 8 नंबर तक का पेपर पूछ रहा है हमेशा। पेपर का आखिरी क्वेश्चन हमेशा इसी एरिया में से आता है। कितने मार्क्स हो गए? 36 हो गए। अब इस इनकम टैक्स में ना एक चैप्टर का नाम है, उसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसमें से 20 नंबर कम से कम आते हैं फॉर श्योर। इस दफ़ा तकरीबन 27 नंबर है। 20 से कम इसमें से पेपर उसने नहीं पूछना। तो आप सिर्फ इस पूरे इनकम टैक्स में से जो 60 से 70 नंबर का एरिया है, अगर आप उसमें से चलते हैं तो आपके पास कितना नंबर का आएगा बिजनेस? 20 नंबर का ये आना ही आना है। कितना बना सम? कितना बना? आपका सिर्फ ये 3 एरियाज पेपर में 56 मार्क्स के हैं। बाकी सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, लॉसेस, पूरे इनकम टैक्स की थ्योरी सारी साइड पे है। ये 3 एरियाज कितने में से हैं? 56। आपको जब डे 1 पे पता है कि 56 मार्क्स का इसमें से आना है, तो क्या आपका ये एरिया 110% तैयार नहीं होना चाहिए? खुद बताएं। हमने यही करना है। हमारी कोशिश यही होनी है कि इस सेल्स टैक्स में से अगर 28 नंबर का आता है, हर बच्चा मिनिमम 20 नंबर यहाँ से सिक्योर करे, और सिक्योर करना बड़ा आसान है। इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी ज़िम्मेदारी मेरी, थ्योरी याद करनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो याद करने वाला होगा वो आपका काम है, जो न्यूमेरिकल्स में शॉर्टकट लगा कर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना है वो मेरा काम है। न्यूमेरिकल्स में हर बच्चा एटलीस्ट 80% मार्क्स लेके बैठेगा, ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ आपको। ये 8 नंबर है, इसमें से मिनिमम 5 नंबर तो हर एक के आ जाएंगे मेरे ख्याल से। आप इतने कैपेबल हैं, आप पीआरसी भी पढ़ के आए होते हैं, आप डायरेक्ट टैक्स को लिख सकते हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्स लिख सकते हैं, आप टाइप्स ऑफ टैक्सेस लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव को लिख सकते हैं। आपको पता है कि कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या होते हैं, कन्वीनियंस, क्या था, इक्वालिटी, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट था,
और था आपके पास इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन वगैरह, सारे आपके कैनन्स आ रहे थे, ये लिख सकते हैं आप। ये 5 नंबर प्योर जर्नल नॉलेज बेस्ड है, मरे से मरा बच्चा भी निकाल देगा। और इसमें से ये 20 नंबर हैं, इस 20 में से मेरे ख्याल से 15 नंबर आप इजीली निकाल सकते हैं। चले हाँ 15 भी नहीं करते, हम इसको 10 कर देते हैं। ये फिर भी अगर आप बिल्कुल अंडरडॉग परफॉर्मेंस करते हैं और आप लोग बस मरे मरी तैयारी करते हैं, तो आप इन तीनों में से अराउंड 35 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। ये उस बच्चे को कह रहा हूँ जो बहुत नॉन सीरियस था, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, कभी रेगुलर है कभी नहीं है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर 35 भी इसमें से आ रहे हैं, कितने चाहिए पास करने के लिए? 15 आप पूरे इनकम टैक्स में से निकाल लोगे, सैलरी में से, प्रॉपर्टी से, कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस में से 15 मार्क्स आ जाते हैं। ये जो एरिया है ना, ये जो 56 मार्क्स का है, यही फेल करवाते हैं। आप अगर कभी भी किसी सीनियर से मिले, पहली बात है आपको कभी किसी सीनियर से एज ऑफ टुडे भी नहीं मिलना चाहिए, वो सिर्फ आपके लिए डीमोटिवेशन मशीन होगी। सीए अनफॉर्चुनेटली सीए में जो इसकी है ना आपकी कम्युनिटी, वो टॉक्सिक है। आपने ज़िंदगी में टॉक्सिक लोग देखने हैं ना, जिसकी आपको लाइक क्या स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखना है, आप आए सीए कम्युनिटी में, अपने सीनियर्स को देख लें। टॉक्सिक, हासद, जलने वाला, कभी आपका भला ना करने वाला, सारे आपको यहाँ पे थोक के हिसाब से मिलेंगे, बल्क में मिलेंगे, बिकॉज खुद तो फेल हुए होते हैं एंड दे नेवर वांट्स कि आप उनसे आगे निकल जाए। इस सबसे बड़ा फैक्ट है, आपको पता होगा आपको सबसे पुट्ठा मशवरा कौन देगा? आपका दोस्त देगा। सबसे गलत मशवरा कौन देगा आपको? दोस्त। ना उसने खुद पढ़ना है ना आपको उसे पढ़ने देना है। तो अल्टीमेटली ये होता है। तो आप जो फेलियर हैं कभी उनसे पूछेंगे ना, यार तुम्हें ये आता था? आपको 10 में से 9 बचेंगे, यार इसके से मुझे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते थे, मेरा बिजनेस वीक था। हर फेल स्टूडेंट, हर बच्चा जो टेक्स्ट में फेल होता है, उसके ये दोनों एरियाज वीक होते हैं। और इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको पता भी है कि डे 1 पे कि ये 2 एरिया सिर्फ हमारे 40 से 48 नंबर के हैं और इसी में से मार्क्स उनके नहीं आ रहे होते। तो हम इसका उल्टा ही करेंगे। हमने स्टार्ट ही कहाँ से करना है? कल सेल्स टैक्स से स्टार्ट करना है। जो ये 30 नंबर का एरिया है, हम इससे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज सिर्फ सेल्स टैक्स के करेंगे, ताकि अगले 2 हफ्तों में हमारा ये 30 नंबर जो हैं वो क्या हुए हो, सिक्योर हुए हो। अमूमन होता ये है कि सेल्स टैक्स सबसे एंड पे किया जाता है। सबसे एंड पे ना आप लोग सीरियस होते हैं, आप लोग होते हैं कहीं और सीरियस, पेंडिंग लेक्चर्स में। आई कैप का एडमिशन चला जाता है, अब पेंडिंग लेक्चर 100 हुए होते हैं, आखिरी महीने में ना आपको होश होती है, पेपर ड्रॉप कर रहे होते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं। अगर उस वक्त का सेल टैक्स स्टार्ट किया रहे, फोकस ही नहीं होता और टाइम क्या होता है, किल होता है, पेपर फारिग हो जाता है। हम स्टार्ट ही सेल टैक्स से करेंगे। पहले करेंगे सेल्स टैक्स, फिर आएंगे ग्रेड ए के ऊपर, फिर हम जाएंगे इनकम टैक्स के ऊपर, ताकि विद इन 2 वीक्स आपके ऑफिशियली नोटबुक पे हो कि हमारा 35% ऑफ सिलेबस डन हो चुका हुआ है। बाकी सिर्फ मेरे पास क्या रह गया? इनकम टैक्स रह गया। वो इनकम टैक्स जिसमें 70 नंबर का पेपर आना है, वो आपके पास रह जाएगा। और उसमें से भी एक 20 नंबर का एरिया जो हम फोकस करेंगे। तो ये हमने 30 से 35 नंबर जो हैं वो क्या करने हैं? सिक्योर करने हैं विद इन 2 वीक्स। अब इसकी आप कह रहे हैं जी रीज़न ऑफ फेलियर है, मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा, मैं आपके साथ कुछ एग्जामिनर भाई साहब के कमेंट शेयर करता हूँ। ये ज़रा टैक्स का कुछ हाइपोथेटिकली रिजल्ट आया हुआ है, और हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, हाइपोथेटिकली हिस्टोरिकली रिजल्ट है। कैफ 2 स्प्रिंग 22 में 31%, इसमें स्टूडेंट्स ही मेरी मुबशरा, उसका मेरिट सर्टिफिकेट था पूरे पाकिस्तान में। 9000 बच्चे पेपर बचे, 9100 समथिंग, एंड शी गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्स, मुबशरा। उसके बाद ऑटम 22 में 38%, स्प्रिंग 23 में 29%, फिर 43%, फिर 35%, इस दफ़ा कितना है? 33। और अगर आपने गौर किया हो, स्प्रिंग 22 में 31 था, स्प्रिंग 23 में जो है वो 29 है, स्प्रिंग 24 में 35 है। तो स्प्रिंग का रिजल्ट ज़्यादा गंदा आता है। ऑटम का 38 था, 46 था, ऑटम भी गंदा हो गया, बच्चे ने लाइक हो गए, पढ़ते नहीं हैं। लेकिन स्प्रिंग अटैम्प्ट का रिजल्ट मोस्टली गंदा ही आता है। द रीज़न इज़ डैट कि स्प्रिंग अटैम्प्ट में जो रिपीटर हजरात होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि टैक्स का सिलेबस चेंज है। आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप लोग फर्स्ट सिलेबस ही पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता कि प्रीवियस सिलेबस क्या था क्या नहीं था। लेकिन जो रिपीटर हजरात होते हैं उन्होंने टैक्स पहले ही पढ़ा होता है, उन्होंने ओल्ड रूल्स पढ़े होते हैं। हर स्प्रिंग की अटैम्प्ट में टैक्स जो है वो न्यू रूल्स के मुताबिक होता है, उनको उसका पता नहीं होता। उनको चलता है पता जाके बिल्कुल आखिरी महीने में पेपर उनका क्या हो जाता है? फेल हो जाता है।
तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि स्प्रिंग का रिजल्ट इतना पुअर होता है, दैट इज़ ड्यू टू चेंज ऑफ सिलेबस, जिसमें रूल्स आपके चेंज हो जाते हैं बिकॉज आप अपडेटेड फाइनेंस एक्ट जो है वो पढ़ रहे होते हैं। तो आप देखें आपका ऑन एवरेज रिजल्ट जो है वो टैक्स का 35% चल रहा है। इस दफ़ा 28 ये था, 33 ये था, दोनों साथ साथ हैं। लास्ट टाइम में भी साथ साथ चल रहे हैं। तो हाईएस्ट जो नंबर 1 पे आ रहा है गंदे रिजल्ट में वो R1 है, नंबर 2 पे कौन है, टैक्स है। तो ये ग्रुप ए के पहले 2 सब्जेक्ट ओवरऑल 8 सब्जेक्ट्स में से टॉप कर रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2। अब इसके रीजंस क्या होंगे, कौन बताएगा? ये भाई साहब देखें, आप जब भी फेल होते हैं आप हमेशा आके मेरे से पूछेंगे, किसी दोस्त से पूछेंगे, जाके वो आजकल के फजूल से जो ग्रुप बने हैं फेसबुक के वहाँ बन के पोस्ट करेंगे एनोनिमस पार्टिसिपेंट, उनसे पूछ रहे होंगे कि मुझे क्यों निकाला मैंने तो ये भी किया था, मैंने वो भी किया था, आई कैप जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, मार्किंग में मसला है ये और वो। अभी तो हम उठ के आए हैं, मतलब उठ के अभी आते हैं, पहली अटैम्प्ट इनकी अभी हुई होती है और कर रहे होते आई कैप जो है जालिम है, उसको चेक नहीं करना था, हमें सही करना आता है। तो हम सबसे पूछते हैं, तलाश करते हैं कि यदि हम पेपर में क्यों फेल हुए हैं और हमें जवाब नहीं मिलता। इसका जवाब 2 बंदों को पता होता है, जिससे पेपर किया है और जिससे पेपर चेक किया। पेपर करने वाले को पता है कि वो फेल है, लेकिन उसने क्या करना है, एट द एंड तक उसने स्केपगोट तलाश करनी है कि मैं अपनी नाकामयाबी का मलबा किसी और पर डालूं। उसने एक्सेप्टेंस नहीं लेनी होती। और वो जिस बंदे ने फेल किया है वो बताता है कि भाई कि मैंने एग्जामिनर को क्यों फेल किया है। ये आपके सामने ना मैं कुछ एग्जामिनर कमेंट्स डिस्कस करता हूँ। अभी ऑटम 24 के कमेंट्स डिस्कस नहीं है, स्प्रिंग 24 और ऑनवर्ड डिस्कस करते हैं। ये एग्जामिनर भाई साहब जो हैं हर अटैम्प्ट में पहले फेल करते हैं, उससे कुछ अरसे के बाद ना पूरी अपनी एक कमेंट्री जारी करते हैं, पूरा पर्चा देते हैं कि भाई साहब इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको फेल कर रहा हूँ। आप जूम कर लो यहाँ से। अब देखिए ऑटम स्प्रिंग 24 का रिजल्ट था 35%, 8 क्वेश्चन आए थे और उसने टोटल और भी बताया है और उसने क्वेश्चन वाइज भी बता दिया है। अब देखिए क्वेश्चन 1 में सिर्फ 33% बच्चे पासिंग मार्क्स ले पाए हैं, क्वेश्चन 3 में 19%, क्वेश्चन 5 में 11%, क्वेश्चन 6 में 27%। तो बेड़े गर्क में फिर वो कहता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस सेशन वाज डिक्लाइन टू ऑटम 2023, कि ऑटम 2023 की परफॉर्मेंस 43% थी, इस दफ़ा परफॉर्मेंस 35 हो गई है, परफॉर्मेंस लो हुई है। रीज़न क्या है? कहते जी इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एग्जामिनीज विद द स्ट्रगल विद द फंडामेंटल कंसेप्ट इंक्लूडिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस टर्म्स, कि उनको फंडामेंटल कंसेप्ट से नहीं पता, उनको वेरियस टर्म्स का ही नहीं पता। लाइक वो कहता है डिफ़ाइन, आप डिफ़ाइन नहीं कर पाते, वो कहता है एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन नहीं कहते, वो कंप्यूट कहता है आप डिफ़ाइन कर देते हो, वो डिफ़ाइन कहता है आप कैलकुलेट कर देते हो। तो वो चाह क्या रहा है आपको उसका नहीं पता होता, आप वो लिख के आते हैं जो आपको आता है, ना कि वो जो उसने मांगा होता है, पहली गलती। फिर कहता है टू एड्रेस दिस इशू एग्जामिनर्स आर इनकरेज टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स, के सही पढ़ो डेफिनेशन को, स्टडी एग्जाम्पल्स को पढ़ो और प्रैक्टिस प्रॉपर करके जाओ। चलें जज्बाती हो गया होगा, माइट भी बह गया एग्जामिनर। ऑटम 23 43%, 8 सवाल आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 7% स्टूडेंट पासिंग मार्क्स ले पाए हैं, 6 21%, 4 37%। ओवरऑल अच्छा रिजल्ट था, 43% एक अच्छा रिजल्ट होता है। कहता है ओवरऑल परफॉर्मेंस हैज़ बिन इम्प्रूव कंपेयर टू स्प्रिंग 2023, हाउएवर अ डाउनसाइड ऑफ द रिजल्ट इज दैट examiners did not concentrate on the question requirement leading to the waste of producing irrelevant material that was not required in the question। वही बात है कि वो जो कह रहा है आप वो नहीं करते, जैसे उसने डिस्कस कहते हैं आप क्या करते हैं, एक्सप्लेन करके आ जाते हैं। वो कहता है कंप्यूट और आप डिस्कस करके आ जाते हैं। तो डैट इज़ द रीज़न आपका पेपर क्या होता है, फेल होता है। एक और पढ़ लेते हैं। स्प्रिंग 2023 29% पासिंग रेशियो है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 जो आखिरी आपका आता है बेसिक ग्रेड में से, उसमें से सिर्फ 24 पासिंग मार्क्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 9%, क्वेश्चन नंबर 4 6%, क्वेश्चन नंबर 3 30%, क्वेश्चन नंबर 2 15%। ये जो 29% है, पता कितने बच्चे फेल हुए थे इस अटैम्प्ट में? तकरीबन 9000 8000 समथिंग। आप खुद सोचे 8000 बच्चा फेल हुआ है, उसमें से सिर्फ 9% बच्चे के पासिंग मार्क्स आए हैं। कितना आएगा? 8%, 8000 का जरा ले कितना बनता, 6% निकालें ज़रा।
8,000 का 6% कितना बनता है? 480। सिर्फ 480 बच्चे थे जिनके इस सवाल में पासिंग मार्क्स आए थे। फिर वो प्रॉपर आके से रील करता है, दिखाता है कि भाई तुम लोग ये करके आए और आके हमें कहते हो। कहता है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एग्जामिनर्स वर अनएबल टू अप्लाई देयर थ्योरेटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल सिचुएशन। इस टाइम में भी थ्योरी की बात हुई है, इससे पहले भी थ्योरी की बात की है, उससे पहले भी उसने थ्योरी की ही बात की। तकरीबन 40 मार्क्स की थ्योरी आपको पेपर में आ रही है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इन क्वेश्चन 3 एग्जामिनर्स वर प्रोवाइडेड विद डिफरेंट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज when were expected to adjust them wherever applicable, carry forward the remaining amount to subsequent year, along with the mentioning the maximum period up to which losses may be carried forward. However, being aware of the treatment, as observed in the previous session, in knowledge-based question in the same area, examinees fail to effectively demonstrate their understanding in practice. के हम सिनेरियो गिवन कर रहे हैं, उनको उस सिनेरियो के ऊपर लिखना ही नहीं आता। ये एग्जामिनर भाई साहब बड़ा क्लियरली बता रहे हैं। चलिए जज्बाती हो गया होगा, एक और डिस्कस कर लेता हूँ। ऑटम 2022 38%। कहता है ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है थोड़ी सी इंक्रीज तो हुई है, बट अप्रॉक्सीमेटली एवरेज ही है। Below average performance were observed in the theoretical based question, which show poor writing skill of the examinees. Further, it seemed that questions were attempted without paying attention to the requirement or wording of the question. तकरीबन ये हमारा 5वां एग्जामिनर कमेंट्स था, सेम ही बात कर रहा है वो कि आप लोग रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ रहे, आप लोग को थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो अप्लाई नहीं करनी आती। और एक और अटैम्प्ट है स्प्रिंग 22, इसमें भी देख लेते हैं। 7 सवाल आए थे, अच्छा इसके बाद 7 थे, उसके बाद अब वो हमेशा 8 क्वेश्चन ही पूछ रहे। स्प्रिंग 22 में 7 क्वेश्चन थे, 31 था। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है डिक्लाइंड हुई थी ड्यू टू सिलेक्टिव स्टडी, फेलियर टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल सिचुएशन। इट इज़ देयरफॉर एडवाइज्ड दैट एग्जामिनर्स शुड स्टडी द एंटायर सिलेबस, which would not only help them to attempt the complete paper but would also help them to apply their knowledge to practical situation. तो ये पिछली 2022 से 22, 23, 24 6 अटैम्प्टें हो गई हैं, 3 साल हो गए हैं। तकरीबन एग्जामिनर एक ही बात कर रहा है इस पेपर को लेके कि एक तो अपना सिलेबस पूरा करो, दूसरा थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करना सीखो। फिर उसने यहाँ पे हर क्वेश्चन की प्रॉपर एक्सप्लेन करता है किस किस क्वेश्चन में बच्चों ने क्या कुछ गलती की है। होता क्या है, ना तो हम ये पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि लास्ट अटैम्प्ट में बच्चों ने क्या गलती की है, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 90% जाते हैं वही गलतियां पेपर में करके आते हैं और फेल होते हैं। तो भाई एग्जामिनर ने जो गलतियां आइडेंटिफाई की हैं, अगर हम उनको हाईलाइट करें तो कुछ ये गलतियां हैं जो एग्जामिनर ने कहा है कि आप पेपर में कर रहे हैं। अब 2 तरह के लोग हैं कि जो गलती करके बाज आएंगे, अपनी गलती से सीखें, शो करिए हम तो लेंगे एक्सपीरियंस। दूसरे होते हैं समझदार कि दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, उन्हें पता है कि ये बंदा निशाने बन चुका है इबरत, उससे करेंगे हासिल इबरत, ना कि खुद वो पंगा करेंगे। तो ये जो उसने बातें बताई हैं, अगर आप इन बातों को ओवरकम कर जाएं, आपका पेपर फेल नहीं हो सकता। क्या पहली है, उसने जो गलती बताई है दैट इज़ इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जामिनर वांट्स, कि आपको पता ही नहीं है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे। लाइक आपको टॉपिक का नहीं पता कि किस टॉपिक से सवाल आया है, आपको थ्योरी की एप्लीकेशन इश्यूज होते हैं, आपको पेपर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट समझ नहीं आती, या आपकी प्रेजेंटेशन जो है बड़ी पुअर होती है। ये बहुत मसला है। न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर में बच्चों को लिखना नहीं आता, नंबर सीखने नहीं आते। देखें, अगर आपने फॉर एग्जांपल उसने आपको पेपर में कहा है कि आपने 1 लाख का 20% लेना है, क्या जवाब आएगा? 20,000। आप अगर कैलकुलेटर पे लेते हैं और डायरेक्ट 20,000 लिख देते हैं, माइट भी आपको मार्क्स ना मिले, क्योंकि उसने जब आप कभी, हम देखेंगे आगे जाके सोल्यूशन, एग्जामिनर हर चीज़ कैलकुलेट करके बताता है पेपर पे। तो उसका भी यही है कि यार अगर बच्चा कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहा है तो कैलकुलेशन शो होनी चाहिए, ये आवाम करती नहीं है। आप जब जाएंगे सोल्यूशन देखेंगे, चाहे आप रिपोर्टिंग के देखें, टैक्स के देखें, कॉस्ट के देखें, वो हर एक कैलकुलेशन साथ ब्रैकेट्स में शो करता है टू मेक श्योर कि बच्चों को समझ आए। लेकिन बच्चों को नंबर सीखने नहीं आते, प्रेजेंट करना नहीं आता, ये सबसे बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला किसका है?
प्रेजेंटेशन का, ड्राफ्ट नहीं करने आते सवाल शुरू कहाँ से करने हैं, सवालों को लिंक कैसे करना है, बच्चों को ये नहीं आते। ये वो बता रहा है, हमने इसको ओवरकम करना है, मैं लिखवाऊँगा आप लोगों से। उसके बाद सिलेक्टिव स्टडी, या कुछ टॉपिक तैयार होते हैं, कुछ टॉपिक तैयार नहीं होते। ये तो गलती है, ये तो गुनाह है। सिलेक्टिव स्टडी ये गुनाह कबीरा, आप समझे। आप जंग में जा रहे हैं, बंदूक घर छोड़ गए हैं, क्या होगा कि उन्होंने वो गोली क्यों मार दी है? यही तो करते हैं क्या में। ये देखें, हर 10 में से 9 बच्चे इसी मर्ज का शिकार है। आप जंग में गए हैं और गोलियां घर छोड़ गए, क्या होगा आपके साथ? जिंदा वापस आ सकते हैं? जिंदा वापस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अगर गोलियां घर रह गए, जंग में चले गए हैं? 10%। मौत ही होगा जिंदा वापस आएंगे, वरना लाश ही आती है। फिर कहते हैं शहीद हो गया है, वो कहते हैं हमने कुत्ते की मौत मारा है इनको, आप शहीद समझ रहे होते हैं। सेम गोज विद द पेपर। आप मुझे खुद बताएं, 2 बच्चे हॉल में बैठे हुए हैं आगे पीछे, एक बच्चा वो है जिसका पूरा सिलेबस तैयार था और एक बच्चा वो है जिसका 80% सिलेबस तैयार था। साइकोलॉजिकली एग्ज़ाम हॉल में रिलैक्स कौन होगा? दूसरा बच्चा है ना, वो आधी गेम हार गया होगा, उसके घर से निकल के एग्ज़ाम हॉल तक दुआ पता क्या होगी? या अल्लाह इस टॉपिक से सवाल ना है, या अल्लाह इससे सवाल ना है। उसका टेंशन ही होगी। और अगर उसमें से पेपर सवाल आ गया, बेशक वो 4 नंबर का ही क्यों ना हुआ, जो देखना है उसका पेपर उड़ जाना है, क्योंकि उसको वो 4 नंबर इतने बड़े लगने हैं कि वो अपने 96 भी मैनेज नहीं कर पाएगा। सेकंड एक एलिमेंट है कि अल्लाह ताला जो है ना, वो बहुत इंसाफ करते हैं। सबको पता है कि सबसे बेहतरीन इंसाफ करने वाला कौन है? अल्लाह। 2 लोग हॉल में बैठे हुए हैं, एक वो बच्चा जिसने हर चीज़ फुली प्रिपेयर्ड था, वेल प्रिपेयर्ड होके गया था, जो हक था प्रिपरेशन का उसने किया था। एक वो बंदा जी 2 चैप्टर छोड़े हुए हैं, सिलेक्टिव स्टडी की है, आखिरी महीने में चंद एक सवाल किए तुक्का शुक्का मार के, दोनों पेपर करके आए हैं, दोनों दुआ मांगते हैं। खुद बताएं, दुआ कबूल होने के चांसेस किसके होंगे, किसका पेपर पास होगा? क्या जिसका 60% तैयार होगा, जिसने सिलेक्टिव टॉपिक किए होंगे, एंड पे तुक्के मारे होंगे, ये कर ले तो ये छोड़ दे तो उस पेपर पास होगा? ये सबसे बड़ी गलती है बच्चों की। हमारी एज ऑफ टुडे स्टूडेंट्स का मेजॉरिटी हिस्सा, यू कैन से 2/3 बच्चा ऐसा ही है, सिलेक्टिव स्टडी करने वाला, आखिरी महीने में जागने वाला, आखिरी महीने में हाथ पांव मारने वाला कि ये कर लूँ, ये छोड़ दूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। वो तुक्के लगाता है और तुक्के सबके ही लगते हैं, किसी के लग गए, किसी के रह गए। तो दिस इज़ द मेजर रीज़न ऑफ फेलियर। तो आप बेशक टैक्स में हैं, आप लॉ में हैं, आप R1 में हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट में हैं, अगर जिस दिन आपने सिलेक्टिव स्टडी का सोचा, आप अगली अटैम्प्ट की फ़ीस सेव कर लीजिएगा, ICAP की भी, क्योंकि आपको उसमें दोबारा ICAP बुलाएगा। आपका पेपर होना ही नहीं है। अभी पासिंग रेशियो है 50%। 100 का पेपर करेंगे, 50 आएंगे, फिर पास होंगे। अगर पेपर ही आपने 80 का किया तो 80 का 50% कितना बनता है? 40। इतने ही आते हैं, फिर इतने ही आते हैं बच्चों के। 80 का 50 बनेगा तकरीबन 60%, तो 60% तो बच्चों के आते नहीं है मार्क्स। तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सिलेक्टिव स्टडी। ये आपने नहीं करनी, इसको अवॉइड कर दे, पेपर पास हो जाएगा। अब सवाल है कि सिलेबस इतना बड़ा होता है, कैसे याद करें? वो मेरा मसला है। मैं आपको समरीज दे दूंगा, मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, मैं आपको पूरे किताब के प्रोवाइड कर दूंगा एक्रोनिम्स, हर चैप्टर की समरी होगी आपके पास, वही कर जो पेपर निकल जाएगा। हम हर चीज़ को डिटेल में लॉजिकली समझेंगे, जो एक प्रॉपर चैप्टर को याद करने के लिए टाइम होता है। लेकिन चैप्टर हम कभी किताब से याद नहीं करेंगे, चैप्टर हम याद करेंगे समरी से, 1 पेजर 2 पेजर, डेट्स इट, उसके अलावा नहीं। स्मार्ट स्टडी करवाना मेरा काम है, लेकिन सिलेबस हमने पूरा करना है, ये आपका काम है, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत गंदी होती है। PRC वाले बच्चे आए होते हैं पेपर करके MCQs बेस, आपका होता है फर्स्ट टाइम रिटर्न पेपर, आप लोगों से पेपर होता ही नहीं है, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि आपने किस एलोकेटेड टाइम में सवाल करना है। देखें, ICAP का एक असूल है कि आपको 1 मार्क्स सिक्योर करने के लिए 1.8 मिनट चाहिए। अगर 10 नंबर का पेपर में सवाल आया है तो 18 मिनट्स में ये क्या करना है, आपने सॉल्व करना ही करना है। अगर 20 नंबर का सवाल है तो 36 मिनट में सॉल्व होना ही चाहिए। बच्चों से ये नहीं होता, उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, एक सवाल पे इतना टाइम लगा देते हैं, एक सवाल का टाइम वेस्ट हो जाता है। इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे जब हम टेस्ट वगैरह लेंगे। तकरीबन आपके पूरे सेशन में आप ये देख लें कि आपका हर वीक टेस्ट है, एवरी मंडे इज़ योर टेस्ट है।
सिलेबस आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में ख़त्म होने जाके, पहला वीक मेरे ख्याल 2 घंटे 3 घंटे देखना ज़रा, फेब का पहला वीक आई गेस 2 तारीख को एंड हो रहा है, तो 2 फरवरी को हमारा सिलेबस एंड होना है। तो अराउंड ये बनते हैं आपके 8 मंडेज बनते हैं, 8 या 9। तो आपके 8 या 9 टेस्ट होंगे वीकली, बीच में आपका एक मिड टर्म आएगा और आपका एक फाइनल मॉक। तकरीबन हम 12 के करीब टेस्ट जो है वो मैं आपसे लूँगा जो आपको देने पड़ेंगे। फिर थर्ड है कि हम सिर्फ पास पेपर्स करते हैं और हम समझते हैं कि जो पास पेपर का सवाल आ गया वही हमें पेपर में आएगा, ऐसा नहीं होता। ये सीए या बीए या बीकॉम नहीं है, इसमें आप 100 सवाल करके जाएंगे, आपको 101वां सवाल आएगा। आप 200 करेंगे, वो आपको 201वां पूछेगा, उसने अलग ही पूछना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको जो आपके टेस्ट होंगे वो कभी भी पास पेपर में से नहीं होंगे। टेस्ट आपका हमेशा पास पेपर के अलावा होगा, जो मुश्किल होगा ये मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ। जैसे आज टेस्ट था प्री वाले बच्चों का, रो रहे थे बैठ के, ये कहाँ से बना दिया आपने, चेक करो पेपर, आप लिख के दें पेपर आसान आएगा, कहते नहीं वो तो नहीं आसान आएगा, तो करो बैठ के। तो हमारे टेस्ट जो हैं वो आपको पास पेपर में नहीं मिलेंगे। और मैं आपको इसके अलावा कुछ सवाल सेशन में CFAP के भी करवाऊंगा, एडवांस टेक CFAP 5 के, और कुछ आपको असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट्स के साथ स्कोप भी ब्रॉड हो और आप पेपर में अनसीन क्वेश्चंस जो हैं वो टेकअप कर सकें। सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि हम यहाँ 10 सवाल करते हैं, पेपर में 11वां आता है, वो स्टार्ट ही नहीं होता हमसे, हमें अनसीन क्वेश्चंस नहीं करने आते। हम उस पर क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर टाइम जो है अपना इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम इवन PSC वाले बच्चों का भी होता है कि एट द एंड टॉपिक भूल जाता है। आप सही पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, जाते हैं, एंड पे क्या होता है, भूल जाते हैं, की पॉइंट्स याद रहते। तो उसके लिए समरीज सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इवन बुक में हर चैप्टर के एंड के ऊपर उसके की पॉइंट्स लिखे होंगे, उस चैप्टर में जितने एक्रोनिम्स हैं वो लिखे होंगे, आप वो याद करेंगे, आपका पूरे के पूरा डेफिनेशन चैप्टर्स जो है वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। तो इसका मैंने प्रॉपर किताब में बंदोबस्त किया हुआ है। प्रिपरेशन सिलेबस के मुताबिक होगी, हम पेपर प्योर प्लान करेंगे और हम प्रैक्टिस हर एक एरिया की करेंगे। जैसे आपको बता देता हूँ कि ये प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के लिए जो दिसंबर का लास्ट वीक होगा, दिसंबर का लास्ट जनवरी का पहला, वो जो 12 दिन होंगे, हम 24 दिसंबर तक जितना सिलेबस करेंगे, उसके बाद वो 2 वीक्स जो हैं आपके मिड टर्म के हैं। सिर्फ एक मिड टर्म नहीं लूँगा मैं, आपके हर 2 दिन के बाद एक टेस्ट लूँगा 50 नंबर का। तो गालिबन आप मुझे 6 टेस्ट देंगे उस 2 वीक में, तकरीबन हमारा सेल्स टैक्स पूरा होगा, ग्रेड A पूरा होगा और इनकम टैक्स हमारा आधा होगा। तकरीबन हम 60% सिलेबस के आपसे 6 टेस्ट लेंगे दिसंबर के वीक में, ताकि आपको अच्छा खासा तैयारी करवा के भेजें। तो ये जो उसने इश्यूज बताए हैं ये तो मैं सारे के सारे अभी क्या करवा दूंगा, ओवरकम कर दूंगा। अब आपका क्या काम है, सिर्फ पढ़ना, नीयत के साथ पढ़ना। देखें आपके ख्याल से कितने घंटे पढ़ना चाहिए पेपर पास करने के लिए, क्या मिस सुनी हुई है? नहीं मैंने भाई जितने पेपर पास किए हैं मैं हल्फन कह सकता हूँ, मैं कभी 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ा ही नहीं हूँ, और मैं कभी इकट्ठे बैठ के नहीं पढ़ा। 10 मिनट सुबह पढ़ता था, 10 मिनट दोपहर को पढ़ा, आधा पौना घंटा रात को पढ़ा, ख़त्म कहानी, पेपर कोई फेल नहीं हुआ मेरा। मैं तो कहता हूँ, मैं तो इस चीज़ का एडवोकेट हूँ कि जो 12-12 घंटे पढ़ते हैं फजूल है, झूठे हैं, मक्कार लोग हैं। मैं आपको साइंटिफिकली बता देता हूँ, जब अभी हमारा नेट आ रहा होगा, हम अभी गूगल पे करते हैं, हम एक स्टडी डिस्कस करते हैं। नेट आ रहे अभी ये ले। अब आपके जी हम साइंस को नहीं मानते, ऐसे नहीं होता। तकरीबन किधर गया है, मैं ChatGPT इतना इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे गूगल ही ख़त्म हो गया इस्तेमाल करना, याद नहीं आता। ChatGPT है मेरे पास, पेड है, 4.0 मेरे पास दूसरा है। अगर आप ये प्रॉपर रिसर्च करेंगे ना, जितनी मर्जी साइंटिफिक रिसर्च कर लें, तकरीबन हर बंदे ने बताया हुआ है कि आपको ज़िंदगी में कोई भी नया कंसेप्ट, कोई भी नई नॉलेज के लिए ना
मैक्सिमम 4 से 8 घंटे चाहिए पर वीक, नॉट पर डे। 4 से 8 पर वीक आपको चाहिए होते हैं किसी चीज़ को याद करने में, रिटेन रखने में। मुझे समझ नहीं आती कि जब उन्होंने ये रिसर्च इंसानों पे की थी तो अनफॉर्चुनेटली आप भी इंसान ही हैं, आप कौन से नॉन ह्यूमन बीइंग है, आपको भी उतने घंटे चाहिए। आप ये खुद इस चीज़ एक्सपीरियंस करके आ चुके होते हैं, इवन पीआरसी में, इवन कैफ में। जब आप पढ़ने बैठते हैं, आपने देखा होगा जो आप इनिशियल पढ़ते हैं ना, आधा घंटा 45 मिनट, वो आपको कभी नहीं भूलता। इवन आप सो के भी उठेंगे आपको याद रहता है, लेकिन जो 1 घंटे के बाद पढ़ते हैं ना, वो अक्सर भूला होता है आपको, वो आपको नेक्स्ट डे उठ के याद दोबारा करना पड़ता है। ऐसे होता है कि नहीं होता? ये आपकी एक ब्रेन की कैपेसिटी है। आपका ब्रेन एक हद तक एब्जॉर्ब करता है, बाद में उसने नहीं एब्जॉर्ब करना, उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। आप पढ़ने बैठते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर सर में दर्द शुरू हो गई है, आंखों में दर्द हो गई है, डिजीनेस शुरू हो गई है, जुमाइयाँ आ रही हैं, लेज़ी हो गए हैं। बॉडी कहती है भाई ख़त्म हो गया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को अजियत दे रहे हैं। वो सिर्फ एक होता है प्रोसेस अजियत वाला। आपका दिमाग 1 घंटे बाद क्या कहता है कि भाई रिलैक्स करने दो मुझे, आपने जो कर लिया मैं इसको प्रोसेस करूँगा, इसके बाद मैं आगे चलूँगा। तो ये तो मैं साइंटिफिकली प्रूव कर सकता हूँ कि जो 10-10 घंटे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, पढ़ ही नहीं सकते, फेल होंगे। आपके माइंड ने पहले 1-1.5 घंटे चीज़ें याद की है, उसके बाद वो सिर्फ आपकी बॉडी को अजियत दे रहा है। आपकी आंखों में दर्द है, सर में दर्द है, पढ़ने का दिल नहीं करेगा, नींद आ जाएगी, वो उसको पता है मैंने रिलैक्स करवाना है। तो मैं यही कहता हूँ कि आपको कभी भी इस सब्जेक्ट के हद तक तो मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ, इसको सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा रोज़ का पढ़ना है, जस्ट डेली बेस का, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपने। 1.5 घंटा हो जाए किताब बंद कर दो। 1 घंटे 15 मिनट की क्लास है, क्लास के बाद 1.5 घंटा, वो भी मैक्सिमम 1.5 घंटा उस बच्चे के लिए जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट है, अदरवाइज 1 घंटा अ डे। नॉट कि जी आप 6 दिन नहीं पढ़ेंगे फिर 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर तो फेल ही होंगे। आप 6 दिन क्लासेज हैं, 6 दिन पढ़ें, संडे को किताब को हाथ ना लगाएं। आप संडे को कहते हैं किताब जात काफर की, मुसलमान के ऊपर हराम है, कह दें मुझे कोई मसला नहीं है, संडे को जाएं, एंजॉय करें, चिल करें, कोई मसला नहीं है। बट इस सब्जेक्ट को रोज़ का 1.5 घंटा पढ़ लेते हैं, आपका पेपर पास होने की श्योरिटी लेता हूँ। वो मेरा मसला नहीं, मैं देखें जो पढ़ाऊँगा मैं उसकी श्योरिटी लूँगा कि 1.5 घंटा पर पेपर अ डे कीप्स एन अटेम्प्ट अवे। नया इडियम, नया कॉल है, कॉल ज़री है मेरा ये, कि 1.5 घंटा रोज़ का पढ़ लो, आपकी अटैम्प्ट नहीं लग सकती, और ये फैक्ट है। इवन मैं यहाँ तक कहता हूँ कि 1.5 घंटा एक साथ बैठ के पढ़ो ही ना, आधा घंटा सुबह पढ़ लो, आधा घंटा दोपहर को पढ़ लो, आधा शाम को पढ़ लो। लाइक ये सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है। जो थ्योरेटिकल एरिया याद करने वाला होगा वो मॉर्निंग में कर लिया आधा घंटा 40 मिनट लगा के, जो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रैक्टिस है वो शाम में कर लिया आपने बैठ के। आपका अटेंशन भी डाइवर्ट नहीं होगी, फोकस भी रहेगा, आपका पेपर फेल नहीं होगा, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। इवन फ्रॉम टुडे, आज से शुरू करते हैं, हम लेके चलेंगे, जो करवाऊंगा वो करते जाएं, आपका पेपर फेल नहीं होगा। एक आपने रेगुलर रहना है, छुट्टी नहीं करनी। नंबर 2, टेस्ट सारे देने हैं। देखिए फर्स्ट टेस्ट देंगे फेल होंगे मुझे पता है, सेकंड टेस्ट देंगे फिर भी फेल होंगे मुझे पता है। अल्टीमेटली वो जब टेस्ट देना शुरू करेंगे, कोई 3rd या 4th टेस्ट पे आप पास होना भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन टेस्ट देंगे तो पास होंगे। होता क्या है, बच्चे पढ़ते बहुत अच्छे है, टिका के रट्टे मारते हैं, पढ़ते हैं, बट कभी लिखते नहीं हैं। और आई कैप में मेजोरिटी बच्चे जाके फर्स्ट टाइम पेपर लिख रहे होते हैं, फेल होते हैं। आपने कभी टाइम बेस्ड स्टडी नहीं की होती, कभी टाइमर लगा के सवाल सॉल्व नहीं किया होता, आई कैप पे मैनेज नहीं होता। तो आपने एक टेस्ट रेगुलरली देने हैं और रोज़ का काम रोज़ करना है। संडे को ना, तो संडे को मेरा कभी ऑन होगा ना संडे को कभी कोई क्लास होगी। क्लासेस हमारी 6 डेज इन अ वीक ही होंगी, और मंडे को टेस्ट होगा। और मंडे को टेस्ट भी क्लास में नहीं होगा, क्लास हमारी ऑन रहेगी, अदर देन क्लास टेस्ट होगा। जो करवाता हूँ करते जाओ, पेपर आपका फेल नहीं होगा, ये मेरी श्योरिटी है। और सिलेबस हम पहले वीक फरवरी के एंड कर देंगे, आई गेस 2 फरवरी बनती है, 2 फरवरी है ना, 2 फेब को हमारा सिलेबस जो है वो एंड भी हो गया होगा। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ मैंने आपको मोटिवेट करना था कि भाई ये पेपर पास करना आसान है, इसको टेकअप करना मुश्किल नहीं है।
बस आपको ये कुछ चीज़ें जो हैं जो लाल काटी हुई हैं ये नहीं करनी, जो सबस लिखी हुई हैं वो करनी है। एक और मशवरा, ये आजकल के ना सोशल मीडिया ग्रुप से दूर रहिएगा, वो आपके माइंड में सिर्फ नेगेटिविटी इंजेक्ट करते हैं। समटाइम्स होता है आप कर सकते हैं चीज़, लेकिन लोगों को सुन सुन के ना आप हिम्मत हार जाते हैं। तो इन लोगों से दूर रहिएगा, फोकस करें, आपका पेपर जो है पास हो जाएगा। ठीक है, तो जो सिलेक्टिव स्टडी आपने बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। हफ्ते बाद 6 घंटे नहीं पढ़ना, आखिरी महीने में पढ़ने नहीं बैठना, रोज़ का मिनिमम मैक्सिमम 1 घंटा आपने पढ़ना है। आखिरी महीना रिविजन्स का है। देखें, जब मैं आपका 2 फरवरी को सिलेबस वाइंड अप कर रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, तो आपका भी सिलेबस 2 फरवरी को वाइंड अप हुआ। अब आपके पास फेब का महीना रिविजन्स के लिए है, ना कि सिलेबस कवर करने के लिए। अगर आप साथ साथ नहीं चलेंगे फिर आपके लिए मसला होगा, या अगर मैं आपको मिड ऑफ फेब ले गया फिर मसला होगा। ना मैंने मिड ऑफ फेब जाना है, ना मैंने आपको इतना एग्जैजरेट करना है, ना हमने इतना लंबा जाना है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। आखिरी महीना आपका रिविजन्स के, और वैसे है भी फरवरी का 28 का होता है। 3 दिन वहाँ से कम हो जाने हैं आपके, वही आप बच्चे दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह अगर 3 दिन मिल जाते पेपर पास हो जाता। हालांकि 3 माह नहीं पड़ा होता, बट फरवरी के वो 3 दिन जिनको चाहिए होते हैं। तो फरवरी है भी 28 का, हमने एंड किया 2 को, तो 26 जो हैं आपके पास डेज़ होंगे फरवरी के, वो जस्ट रिविजन्स के होने चाहिए। रिविजन्स के, टेस्ट के और मॉक के आपके पास डेज़ जो है वो होने चाहिए। आपके पास बुक्स होगी, बुक्स आपने फॉलो करनी है। एक ही बुक है, 2 वॉल्यूम्स होंगे। वॉल्यूम 1 कल शायद आपको मिल जाए, हम देते हैं वॉल्यूम 1। उसके अलावा बस हर एक से मशवरा मत लीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, ताकि लोग आपको नेगेटिविटीज़ जो इंजेक्ट करेंगे ना, उनसे अब अपने आप को अवॉइड करें। जो लोग नहीं कर सकते ना कोई चीज़, वो आपको हमेशा क्या करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। अपने आप पे यकीन रखें, पेपर पास करें। कि पेपर पास करना सबसे आसान है। मैंने पहले बता दिया है कि 55 से 60 नंबर एक एरिया से आता है। वो 3 चीज़ें जो है वो हमारी अगर 100% हो गई, पेपर आपका पास है। तो हम स्टार्ट ही कल किससे करेंगे, सेल्स टैक्स से। 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते, 15 लेक्चर्स सेल्स टैक्स विद पास्ट पेपर्स कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो 15 लेक्चर्स गालिबन ये बनेंगे 10 दिसंबर, 10 से 12 दिसंबर तक हमारा सेल्स टैक्स फाइंड अप हो जाएगा। और तकरीबन हम दिसंबर एंड पे अराउंड अपनी हाफ बुक करके बैठे होंगे। तो आपने बस रहना साथ साथ है, लेक्चर पेंडिंग नहीं होने चाहिए आपके, क्योंकि एज ऑफ नाउ जितनी ये स्टेज क्रूशल है आपकी, अगर पेंडिंग लेक्चर आप लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते एज ऑफ टुडे, तो लेक्चर पेंडिंग नहीं होने चाहिए। साथ साथ चलें, टेस्ट दें। एवरी मंडे इज़ योर टेस्ट डे, एवरी मंडे। टॉपिक क्या होगा जो हमने मंडे से लेके पढ़ा है सैटरडे तक, डैट इज़ योर टॉपिक। चाहे वो 1 चैप्टर हुआ है, चाहे वो हाफ चैप्टर हुआ है, चाहे वो 1 चैप्टर के 3 सेक्शंस हुए हैं, जो हमने 1 वीक में पढ़ा होगा, एवरी मंडे डैट इज़ योर टेस्ट। मैं हम कभी भी अनाउंस नहीं करेंगे कि जी टेस्ट का टॉपिक ये है, ये वो है। मैं आपको डे 1 पे बता रहा हूँ, अफ़ान को भी पता होगा। डे 1 पे इनको बता देना हमने कि एवरी मंडे इज़ द टेस्ट डे। अब कल से लेके जो हम पढ़ेंगे हफ्ते तक, मंडे को इनका टेस्ट है। तो हम आपको कभी भी ये मैसेज करेंगे आपका टेस्ट है, टॉपिक ये, आपको पता होना चाहिए इस वीक में ये पढ़ा है। चाहे 2 सेक्शन हुए हैं, चाहे 3 सेक्शन हुए हैं, चाहे 2 चैप्टर हो गए हैं, वो आपका टेस्ट का पार्ट होगा। दैट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल हम विद सेल्स टैक्स। एक काम कीजिएगा, आपके पास डेडिकेटेड टैक्स का रजिस्टर होना चाहिए। बुक इंशाल्लाह कल अवेलेबल होगी, आपको बता दूंगा। एक रजिस्टर और एक कैलकुलेटर, ये 2 चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। मोबाइल के ऊपर हमने कैलकुलेशंस नहीं करनी, मोबाइल बंद, कैलकुलेटर ऑन, कैलकुलेटर पे करनी। ये भी बड़ा मसला होता है। आई कैप में कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं होता बच्चों से, सेशंस में इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर की आदत ही बड़ी होती है, वहाँ पे मुंह देख रहे होते हैं। ये चीज़ बहुत बड़ी होती है, पेपर में तो मेरे साथ हो चुकी हुई है इस तरह की चीज़ें, इसलिए बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं विद सेल्स टैक्स, जो 30 मार्क्स है हमारे सिलेबस का, जिसे हम कल स्टार्ट करेंगे।